नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में पिछले 14 दिनों से चल रही सियासी हलचल में आज एक बड़ा मोड़ आया है। आज नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट का सामना किया, जिसमें उन्हें कामयाबी तो मिल गई, लेकिन इसके साथ कई ऐसे दाग उनकी सियासत पर लग गए जिसका असर अगले चुनावों पर दिखाई दे सकता है। बिहार में कल रात से तेजस्वी यादव के घर के बाहर आपने देखा कि पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई थी। बीजेपी और जेडीयू के विधायकों को जबरदस्ती सदन में लाने की कोशिशें हुई, फिर भी 5 विधायक गायब ही रहे, जबकि आरजेडी के 3 विधायकों ने सरकार का साथ दे दिया। इस तमाम उठापटक के बीच आज तेजस्वी यादव का भाषण भी खूब चर्चा में रहा। बल्कि अगर मैं कहूं कि आज तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर भारी पड़ गए तो शायद गलत नहीं होगा। आइए जरा सुन लेते हैं तेजस्वी यादव के भाषण के कुछ अंश। पहला भाग आपको सुनाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। और आज छाए रहे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने यहां क्या खेल कर दिया है, यह सब आपको धीरे धीरे आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन पहले तेजस्वी यादव को सुनिए। आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे, मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है, न किसी को मुख्यमंत्री बनना है, देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है, आपका मन लगाने के लिए। हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है, उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। तो सुन रहे थे आप, इस तेवर को देख रहे थे, तेजस्वी यादव के तेवर को, और कह रहे हैं साफ साफ नीतीश कुमार को कि आप कह रहे थे कि मन नहीं लग रहा था, तो यहां क्या हम सब नाचने गाने के लिए बैठे हैं कि आपका मन लगाएं? यह बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिल्कुल लालू जी के अंदाज में आज भाषण दिया और बड़े कायदे से विरोधियों को घेर लिया। तेजस्वी यादव ने आज विधानसभा में यह भी बता दिया कि नीतीश ने भले ही पलटी मार ली हो, लेकिन बीजेपी को रोकने का काम वो इंडिया गठबंधन के बाकी साथियों के साथ करते रहेंगे। खुद को नीतीश का भतीजा बताते हुए तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि उनका भतीजा तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेगा। तेजस्वी यादव के इस अंदाज की आज खूब चर्चा हो रही है दोस्तों। वहीं आज राहुल गांधी ने भी छत्तीसगढ़ के कोरबा में बीजेपी के आर्थिक अन्याय की पोल खोलते हुए बताया है कि कैसे इस देश के युवाओं को 21वीं सदी में एक नए किस्म के नशे में झोंक दिया गया है, और वो नशा है मोबाइल के इस्तेमाल करने का। आइए जरा राहुल गांधी को सुनते हैं, छत्तीसगढ़ के कोरबा में क्या कुछ कह रहे हैं। नया नशा मोबाइल का इस्तेमाल, सुनिए। मैं यात्रा में जा रहा हूं, मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, भैया एक बात बताओ, ये तो तुम्हारा सेलफोन है, इसमें तुम्हारा ध्यान कितने घंटे रहता है? 8 से 10 घंटे। हिंदुस्तान के युवा सेलफोन दिखाओ। 8 से 10 चाइना वाला सेलफोन दिखाओ। 8 से 10 घंटे हिंदुस्तान के युवा ये करते हैं, ये कर रहे हैं रात भर 24 घंटा यही करते हैं। मतलब ये नशा नहीं हुआ क्या? ये 21वीं सदी का नशा है, और क्या है? ये सबसे खतरनाक नशा है। और नशा आपको क्यों लगाया जा रहा है मैं बता देता हूं। क्योंकि भाई और बहनों, जो अदानी है ना, अंबानी जो है ना, ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा लिख के ले लो, सेल फोन पे दिन में 10-15 मिनट रहेगा। क्यों? वो पैसा कमा रहा है भाई, वो आपका पैसा ले रहा है 24 घंटा, धड़ाधड़ 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 पैसा आ रहा है। मैं एक दिन कुवैत जगह कुवैत का नाम सुना है? कुवैत जगह मैं गया, मुझे वहां पे कुवैत में बुला दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, वहां की सरकार ने मुझसे पूछा, भैया एक बात बताओ, आप कुछ देखना चाहते हो? मैंने कहा हां मैं देखना चाहता हूं। कहते क्या देखना चाहते हो? मैंने कहा जो तेल निकलता है ना वो मैं देखना चाहता हूं। तो मैं वहां गया, उन्होंने कहा चलिए, मुझे ले गए। आप में से किसी ने देखा है जहां तेल निकलता है? मैं हैरान हो गया। जैसे यहां पे पानी के कुएं होते हैं ना, वैसे 150 कुएं थे। कुएं के अंदर पाइप से तेल निकल रहा था, और एक बीच में एक घर था, ऑफिस सा था, उसमें सारे के सारे पाइप जा रहे थे। फिर मुझे वो ऑफिस ले गए, मैंने वहां देखा, पहली बार जिंदगी में देखा, स्क्रीन सी थी, उस पे नंबर चल रहे थे, 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब तेजी से नंबर चल रहे थे। मैंने उनसे पूछा भाई ये नंबर क्या है? मतलब ये हर सेकंड 500 700 बढ़ता जाता है। मैंने कहा ये है क्या? ये पता क्या था? कमाई थी भाई, कमाई। वो हर सेकंड $400-500 कमा रहे थे। जैसे मशीन चलती है ना, ड्रिल की मशीन चलती है ना, घूमती है ऐसे, वैसे उनका पैसा बन रहा था। वहां उन्होंने मुझे दिखा दिया। यहां आपको दिखाते नहीं है, यहां भी इनके घरों में ऐसी मशीन है, चलती जाती है। पैसा कहां से आ रहा है? तेल से नहीं आ रहा भाइयों और बहनों, आपके। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने बता दिया है, आपको पता नहीं चलता और आपकी जेब से अदानी और अंबानी की जेब में पैसा चला जाता है। और ये जो मशीन की बात कर रहे हैं, कुवैत की बात कर रहे हैं, कुवैत में क्या कुछ कैसे तेल की कमाई होती है, तेल के कुएं से पैसे कैसे लिए जाते हैं, कमाए जाते हैं, वैसा ही यहां हमारे देश में अदानी अंबानी के साथ भी वो भी वैसे ही पैसा कमा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने राम मंदिर पर हो रही राजनीति से लेकर किसानों पर फिर से अत्याचार को लेकर सरकार की पोल खोल दी है। देखिए, इस वीडियो में राहुल गांधी बता रहे हैं कि मंदिर उद्घाटन में कोई गरीब, कोई चाय वाला नहीं दिखा, बल्कि केवल अमीर लोग दिखे। आइए जरा सुन लेते हैं इस भाग को भी। राहुल गांधी राम मंदिर पर क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा, आपकी भी बात करूंगा अभी मैं। नाम क्या आपका? आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ यहां पे। ये देखो आया बब्बर शेर। अब सुनो, एक मुझे वहां पे किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक बेरोजगार नहीं दिखा, एक छोटा दुकानदार नहीं दिखा, एक चाय वाला नहीं दिखा, और सारे के सारे जो अरबपति हैं वो दिखे। और वहां पे वो बड़े लंबे लंबे मीडिया को भाषण दे रहे हैं। अंबानी जी दे रहे हैं, अदानी जी दे रहे हैं, उनकी बीवी दे रही है, उनके बच्चे दे रहे हैं। आपने देखा होगा भाइयों, ये 74% जो है ना लोग, और इसमें आप 2-3%, 4%, 5% जनरल कास्ट के गरीब लोगों को जोड़ दो, इनका इस देश में कुछ नहीं बचा। इनको बस या थाली बजानी है या मोबाइल फोन दिखाना है, घंटा बजाना है, ताली बजानी है और भूखा मरना है। ठीक है? अब आप पूछोगे भैया, आप पूछोगे मुझसे कि भैया आप भाषण कर रहे हो, ये आपका मीडिया में भाषण क्यों नहीं आता? मीडिया में 24 घंटे नरेंद्र मोदी जी दिखेंगे, अंबानी जी दिखेंगे, अदानी जी दिखेंगे, रामदेव बाबा दिखेंगे, राहुल गांधी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ये बात करता है।
दोस्तों, दरअसल मोदी सरकार राहुल गांधी के एक हमले का जवाब जब तक तैयार नहीं कर पाती है, तब तक राहुल गांधी दूसरा वार कर बैठते हैं। आज तो राहुल गांधी ने किसानों के मार्च को रोकने के लिए सरकार ने जिस तरह की तैयारी की है, उसके बाद किसानों से सीधे सरकार को उखाड़ फेंकने का ही आह्वान कर दिया। ये कल शाम आपने एक उनका ट्वीट देखा था, उस ट्वीट को फिर से लेके आना चाहता हूं। राहुल ने इस ट्वीट में लिखा है कि दिन रात झूठ की खेती, ये आप देख रहे हैं, दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है। दोगुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए भी तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण उनके कर्जे 60% तक बढ़ गए। नतीजा, लगभग 30 किसानों ने रोज अपनी जान गंवाई। धोखा जिसकी यूएसपी हो वो एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है, न्याय नहीं। किसानों की राह में कीलें बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं हैं। इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको, किसान को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। ये बात आप देख रहे हैं, ये लिख रहे हैं राहुल गांधी किसानों को लेकर। तो राहुल गांधी ने सरकार को उखाड़ फेंकने का, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब में इसी बात के लिए जनता को ललकारा था, आप याद कीजिए। आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के श्वेत पत्र की सच्चाई बताते हुए आंकड़े पेश कर दिए हैं, जिसमें साफ दिख रहा है। ये आंकड़े देखिए, जरा ले आइए श्वेत पत्र को। ये श्वेत पत्र, ये है असली श्वेत पत्र। ये लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और इसमें साफ साफ आप देख रहे हैं, आपको दिखेगा कि यूपीए सरकार की तुलना में एनडीए शासन में देश में कितना आर्थिक नुकसान हुआ है। साफ साफ जीडीपी विकास दर यूपी में यूपीए के दौरान यानी मनमोहन सिंह के दौरान 7.68%, तो यहां एनडीए के दौरान 5.47%। बेरोजगारी दर 2.20, तो उधर 6.60। ये तमाम पूरा मैन्युफैक्चरिंग से लेकर राजकोषीय घाटा तक सब कुछ यहां बताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह तुलना रख दी है और उन्होंने इस तुलना में एनडीए शासन में देश में कितना आर्थिक नुकसान हुआ यह लिखा। इस चार्ट को देख रहे हैं आप, और खड़गे ने इसे असली श्वेत पत्र के शीर्षक से, आप ऊपर देख लीजिए, यह है असली श्वेत पत्र के शीर्षक के साथ पोस्ट किया है। तो दोस्तों, बिहार से लेकर दिल्ली तक मोदी सरकार पर विपक्ष जबरदस्त वार कर रहा है और ऊपर से किसानों के जत्थे भी दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। आप जानते हैं कि परसों यानी 13 तारीख को, परसों नहीं, आज है 12, कल 13 तारीख को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जिससे पहले सरकार ने बैरिकेडिंग, धारा 144, रास्ते में कीलें गाड़ने से लेकर स्टेडियम को जेल बनाने जैसी सारी तैयारियां कर ली हैं। दिल्ली से सटा हुआ 3 बॉर्डर है, एक गाजीपुर बॉर्डर, एक टिकरी बॉर्डर, एक सिंगू बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर जहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कनेक्शन होता है और वहीं से उत्तराखंड के लिए भी जाते हैं। हमारी सहयोगी आंचल ने आज अभी थोड़ी देर पहले वहां जाकर वहां क्या कुछ चल रहा है उसका जायजा लिया। आइए जरा देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पे। आइए इस रिपोर्ट को, एक छोटी सी रिपोर्ट फटाफट देखते हैं। किसानों को लेकर क्या तैयारियां यहां दिल्ली में रोकने की तैयारी, देखिए जरा। हम दिल्ली यूपी बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग से आगे हम यहाँ पर चलकर आए हैं। इस तरफ भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो इधर से दिल्ली का रास्ता यूपी के लिए जाता है और उधर से यूपी का जो रास्ता है वो दिल्ली तक आता है। ये पूरा बॉर्डर का नजारा है, आप देख रहे हैं किस तरीके से ऊपर का जो रास्ता है फ्लाईओवर, वो भी एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया है कि यूपी की तरफ से कोई दिल्ली ना आए। अब ये इसलिए किया गया है क्योंकि आप सभी जानते हैं लगातार किसान अल्टीमेटम दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम दिल्ली कूच करेंगे। और आज वो दिल्ली कूच तरफ का नजारा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि ये जो कुछ भी इधर नजारा दिखाई दे रहा है उसे अपने कैमरे में कैद करें। आप देखिए, ये सीमेंट की वो दीवार है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये लगातार आपको हम बता रहे हैं कि ये वो सीमेंट की दीवार है जो सिर्फ और सिर्फ किसानों को रोकने के लिए बनाई गई है। पुलिस वैन यहाँ पर खड़ी हुई है, आप देखिए ये वैन जो है वो खड़ी की गई है और दूसरी तरफ भी हमने आपको दिखाया था कि सेम ऐसे ही दीवार बनाई गई है, बैरिकेडिंग्स लगाई गई है। पीछे भी जो दिल्ली से यूपी की तरफ रास्ता आता है पीछे की तरफ से, उसे रोका गया है और इधर से भी अगर आप लगातार वो अल्टीमेटम दे रहे हैं और उसकी वजह यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनसे बात करेंगे। ये दीवार बनाई गई है, ये आज ही बनाई गई है? जी हाँ। आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं? जी आज से बनाई। आज कितना वक्त लगा इसको बनाने में? पूरा दिन लग गया। ये कटीले तार भी लगाए जाएंगे? हाँ जी।
ये और भी कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे? ये उस साइड भी लगाए जाएंगे, ये उस साइड भी। उस साइड भी लगाया जाएगा और ऊपर भी लगाया जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऊपर नहीं लगेंगे। ऊपर क्यों नहीं लगाया जाएगा? अरे ऊपर के लिए हमें क्या पता, क्यों नहीं। अच्छा, नीचे ये तो आप देख रहे हैं किसानों को रोकने के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इसके बाद भी किसानों को रोकने में मोदी सरकार असफल ही दिख रही है। साफ नजर आ रहा है कि किसान 2 साल पहले वाले जज्बे के साथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जैसे उस वक्त सरकार ने घुटने टेक दिए थे और मोदी को मानना पड़ा था कि उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई। क्या हार का वही एहसास एक बार फिर मोदी जी को होगा? यह बड़ा सवाल है। क्या बिहार में सत्ता बचाने के बाद भी दिल्ली की सत्ता हार जाएगी बीजेपी? क्या इस बार भी जीत की गारंटी ले पाएंगे मोदी? चर्चा की शुरुआत करें दोस्तों। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी बातें आप देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से बिहार चलते हैं। तेजस्वी यादव जो भाषण दे रहे थे उसके एक अंश को और सुनाना चाहता हूं। अभी आपने सुना कि मन नहीं लग रहा था तो हम नाचे गाएं तब आपका मन लगेगा, यह कह रहे थे तेजस्वी यादव कि आखिर मन क्यों नहीं लग रहा था हमारे साथ। दूसरा, विपक्ष के साथ कितनी मजबूती के साथ तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी खड़ी है, वो भी सुन लेते हैं। सुनिए। हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे, लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं है। और हम लोग एकदम मजबूती के साथ खुट्टा गाड़ के खड़े हैं कि आपने जो संकल्प, महोदय मुख्यमंत्री जी, आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं ना, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस, लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते। नहीं है, ठीक है, तो उसका भी व्यवस्था कर देते। अगर हमारे सरकार से, हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माई का लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं। हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए। विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का प्रयास करेगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाऊं और आगे बढ़े। आज बहुत बड़ा दिन है और हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, राहुल लाल जी हमारे साथ यहां स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल सिन्हा जी, धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में जुड़े हुए हैं अमलिंदु उपाध्याय जी। आप पांचों साथियों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आपका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। बहुत बड़ा दिन, सुबह से लेकर शाम तक लगातार एक तरफ देखिए बिहार तो दूसरी तरफ किसान, और इन दोनों के बीच राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश परसों पहुंचेंगे 14 तारीख को, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा था वो भी आप तक हम पहुंचाए हैं। चलिए बिहार चलते हैं और बिहार में क्या कुछ, पहले सबसे पहले यहां हमारे साथी राहुल लाल जी आपके पास ही आना चाहता हूं। हालांकि एक पूरा का पूरा जो भाषण है, काफी तारीफ हो रही है इस भाषण की जो तेजस्वी यादव ने भाषण दिया है विपक्ष के नेता के रूप में, पूर्व उप मुख्यमंत्री। लेकिन इस भाषण के 2 अंश को ही हमने आप तक रखा है। इस भाषण को पूरा अगर सुनना हो तो हमारे चैनल पे आप सुन सकते हैं, अलग से इस भाषण को हमने अपलोड किया हुआ है, जो साथी नहीं सुने हो। बहुत इंपॉर्टेंट, जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो भी इस भाषण को की तारीफ कर रहे हैं, यह जान लीजिए। लेकिन इसी भाषण से निकल के एक बात साफ साफ दिखाई दे रही है राहुल लाल जी, कि यहां एक चैलेंज दे दिया है नीतीश बाबू को उनके भतीजे तेजस्वी यादव ने, कि जो झंडा लेके आप निकले थे, आप नहीं पूरा कर पाए, वो हम करेंगे, तानाशाह को का सामना हम करेंगे, कह रहे हैं। एक चुनौती है, एक चैलेंज है, और इस चैलेंज से क्या नींद, इस चैलेंज ने जो यानी कि तेजस्वी यादव ने जो चैलेंज दिया है, उसने क्या नीतीश कुमार की नींदें उड़ा दी हैं? देखिए, जो आज तेजस्वी यादव ने भाषण दिया है, और वो भाषण ऐसा अभूतपूर्व किस्म का भाषण था जिससे मैं कह सकता हूं कि भले ही नंबर, संख्या, तमाम तरह की चीज़ें आरजेडी या महागठबंधन के पक्ष में नहीं गई, लेकिन
कहते हैं कि वो हार कर भी जीत गए हैं, वो बाजीगर वाली स्थिति, उस स्थिति में आज सीधे सीधे जो है कि तेजस्वी पहुंच चुके हैं, बिहार में महागठबंधन पहुंच चुका है। क्योंकि देखिए, जो झंडा उठाना कोई सामान्य शब्द नहीं है, जो अभी उन्होंने सीधे कह दिया कि आपने झंडा उठाया था, देश भर में घूम घूम के जो है कि आप गठबंधन बना रहे थे और मोदी जी को हटाने के लिए, आपसे वो काम नहीं हो सका। वो काम अब वो झंडा हम उठाएंगे और मोदी जी को हम हटाएंगे। तो देखिए, चुनौती राजीव जी, चुनौती तो वो दे रहे हैं जदयू को, शाब्दिक तौर पे वो चुनौती जदयू को दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अगर कहीं मिल रही है तो भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है, भारतीय जनता पार्टी के मोदी और अमित शाह जी, वहां से बिहार की धरती से वो चुनौती उनको दी गई और उस चुनौती में काफी दम है। क्योंकि बिहार में अगर हम लोग पिछले 10 फरवरी से अगर हम लोग जोड़ के देखें, 36 घंटे के भीतर जो तमाम घटनाएं घटी, अभी भी उससे यह स्पष्ट दिख रहा है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का किला जो है कि उसमें दरकते हुए नजर आया। वो बीजेपी जो कि जब बहुत ज्यादा अपने अनुशासन का डंडा तमाम तरह की चीजें चलाती थी, आखिर उनके भी विधायक जो है कि वो गायब थे, और वो अभी अचानक सदन के भीतर तो गायब रही। अब अभी भी हम लोग जो आंकड़े देख रहे हैं 129, अगर आपने आरजेडी के विधायकों को अपने साथ जोड़ ही लिया था तो 131 होना चाहिए था जी। कहां तो आपके कहां चले गए दो? और वो तो तमाम लोग अब इस चीज को मान रहे हैं कि जो 120 जो हम लोगों ने देखा कि जब जिस समय विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस समय तो वो संख्या और भी छोटी थी। यानी अगर वो संख्या और पीछे चली जाती तो क्या बाद में ये संख्या बढ़ती जिन लोगों को बाद में लाया गया? तो जो तेजस्वी का पूरा हमला है, वो उन्होंने सीधे साबित कर दिया है कि मोदी जी, अभी अब मामला बिहार में खत्म नहीं हुआ है और बिहार की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। क्योंकि आप चुनौती वो जरूर जो है कि नीतीश जी को दे रहे हैं, नीतीश जी को तो चुनौती खुलेआम वो दे ही रहे हैं, लेकिन अब नीतीश जी मुख्य चीज घटक नहीं है। मुख्य घटक चूंकि अब लोकसभा चुनाव सामने में है, मुख्य निशाने पे कोई है भारतीय जनता पार्टी, और उसको सीधे निशाने पे दिया। देखिए, उनके भाषण में हम लोगों ने यह भी चीज सुना, वो नीतीश जी को ललकार रहे हैं कि अब ओल्ड पेंशन स्कीम आना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम सुन के किन की नींदें हराम हो जाती हैं राजीव जी। ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम आते ही जो है कि वो मोदी जी और अमित शाह जी परेशान हो जाते हैं। चूंकि तमाम जगहों पे हम लोगों ने देखा है, अभी राजस्थान के चुनाव हो रहे थे, दूसरे अन्य जगह चाहे भारतीय जनता पार्टी जीते हारे, लेकिन उस मामले पे कोई आश्वासन देने से भी बचते हैं। वो आश्वासन का और भी नहीं बोलते हैं। वो ओल्ड पेंशन स्कीम उनके मुंह से निकलता ही नहीं है। उस मुद्दे को, चूंकि बिहार के राजनीति में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला इस तरह से गर्म नहीं हुआ था, आज अचानक ने वो तेजस्वी वो मामला भी ले आए। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को भी के मामले पे भी सरकार को घेरा जाएगा। उनके पूरे भाषण में अगर हम लोग देखें तो उन्होंने जिस तरह से जो है कि जातिगत सर्वे का मामला उठाया, जनगणना का मामला उठाया, ओबीसी आरक्षण का मामला उठाया, वो मामला अब भारतीय जनता पार्टी के लिए गले के फांस बन चुका है वो। और आज सदन में उन्होंने बिल्कुल जो उनकी शैली थी, उनके पिताजी की शैली, बिल्कुल लालू यादव जी की शैली ऐसी होती थी कि वो जनता से सीधे कनेक्ट करते थे। एक भाषण में स्पार्किंग शैली होती थी, और आज वही पूरा का पूरा स्पार्क जो है सीधे नजर आ रही थी। अब सवाल तो ये पूछा ही जाएगा कि आखिर क्यों पुलिस का प्रयोग करना पड़ा, जो आपने अभी रिपोर्ट में अपना बताया भी कि देर रात तक आप पुलिस का प्रयोग करके आप वहां से चेतन आनंद को लेके आते हैं, पुलिस का प्रयोग करके आप अपने ही विधायक को जो है कि उनको आप झारखंड से जब वो बिहार में इन करते हैं तो उन्हें बीच रास्ते में आप ब्लॉक करते हैं जी। और वो देखिए वो सदन में कब प्रवेश करते हैं राजीव जी? उनका सदन में प्रवेश होता है जब स्पीकर का होता है, तब तक में प्रवेश नहीं किए हुए होते हैं। उनका प्रवेश होता है जब फ्लोर टेस्ट होना होता है, तो तब तक में तो चीजें काफी स्पष्ट चीजें हो गई। लेकिन यहां पे खतरे की घंटी, मैं मानता हूं बहुत जबरदस्त खतरे की घंटी बजी हुई थी, और वो अभी भी बजी हुई है। हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि ये राजीव जी बजट सत्र है, ये जो तमाम चुनौतियां इन्होंने उठाई है। आज तो चलिए आपने फ्लोर मैनेजमेंट कर लिया, लेकिन फरवरी महीना बजट का सत्र का महीना है ये। अगर किसी, अब ये सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चुनौती खड़ी कर दी है महागठबंधन ने कि वो प्रत्येक दिन फ्लोर मैनेजमेंट ऐसे ही रखें। यानी जब भी बजट के कोई चीज पारित होने होंगे, अगर बजट का एक छोटा अनुबंध भी जो है कि वो पारित नहीं हुआ, अगर उसी दिन ये सरकार गिर जाएगी जी। तो सरकार के ऊपर जो कह रहे हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है। और जो सबसे एक बड़ा सा घटक चीज दिखा कि देखिए हमले काफी हुए, तेजस्वी यादव के जो है हम लोगों ने हमले, तीखे हमले देखे, लेकिन उन हमलों में बड़ा ही एक सावगोई एक चीज रखी गई कि हमले के निशाने पे नीतीश नहीं थे, हमले के निशाने पे बीजेपी थी। और अगर नीतीश जी के भाषण को भी देखें तो उनके हमले में भी जिस तरह से पूर्व में वो छोड़ के जाते थे, आरजेडी को छोड़कर बहुत तीखे हमले करते थे, वो अपना आपा खो देते थे, वो स्थितियां नहीं दिख रही। और जो चुनौती दे दिया इन्होंने कि क्या भारतीय जनता पार्टी गारंटी लेगी कि नीतीश कुमार फिर से पलटेंगे नहीं,
जी, वो बिल्कुल। फिर से जो नहीं पलटेंगे, इसका गारंटी कौन लेगा? बीजेपी के लोगों से भी आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछिए तो वो अभी भी कह रहे हैं कि एक ऐसा समीकरण बिहार में बनता चला जा रहा है जहां से फिर से पलटने की कहानी खुली हुई है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने बधाई दी उनको, एक टर्म में आपने 3 बार शपथ ग्रहण किया है, तो राजीव जी कौन गारंटी लेगा कि इस टर्म में वो चौथी बार शपथ नहीं लेंगे? वो जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, कौन गारंटी लेगा। और ये बात कहते हुए तेजस्वी यादव, बहुत शानदार भाषण तेजस्वी यादव का, जिन्होंने ये भाषण पूरा नहीं सुना हो, हमारे चैनल पे अपलोडेड है, उस भाषण को आप सुन सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी शकील अख्तर जी। शकील जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधा प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। पहले प्रोफेसर साहब, आपसे समझूं जरा, जो कुछ बिहार में हुआ और खासकर नीतीश कुमार के भाषण को भी आपने सुना होगा तेजस्वी यादव के भाषण को भी, और फ्लोर टेस्ट नीतीश कुमार ने पास कर लिया है, लेकिन तेजस्वी यादव के भाषण से कहीं ना कहीं परेशान जरूर नजर आ रहे थे नीतीश कुमार, और यहां से वो परेशानी आगे भी बढ़ती हुई, क्योंकि तमाम मुद्दे तमाम बातें यहां रख चुके हैं हमारे साथी राहुल लाल जी कि उनके भाषण में सब कुछ था, ओपीएस था, उनके भाषण में जाति आधारित जनगणना थी, उनके भाषण में रोजगार की बात थी। बोले आपने कुछ नहीं किया और जब हमने किया, हमारे साथ आपकी सरकार थी, हमने किया, और आप कह रहे हैं कि वो हमने किया। भाई यहां वो क्रेडिट तो हम लेंगे ही, ये कह रहे थे तेजस्वी यादव। तो क्रेडिट लेना देना ये अलग बात है, लेकिन मुद्दों के आधार पर घेरना और आगे चुनौतियां पेश करना, और यहां से नीतीश कुमार की सरकार को कैसे आगे बढ़ते हुए देखा जाए, या हर्डल्स हैं, ब्रेकर्स हैं और यहां से परेशानी और भी बढ़ सकती है, यह माना जाए। प्रोफेसर रविकांत जी। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, आज विधानसभा में जो हुआ, मुझे लगता है पिछले 15 दिन से जो बिहार में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी, उसका पटाक्षेप हो गया। नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट में तो कामयाबी हासिल की, लेकिन जो उनकी विश्वसनीयता थी वो आज पूरे तरीके से खत्म हो गई। हालांकि वो 28 तारीख को ही खत्म हो गई थी, लेकिन आज आप कह सकते हैं कि वो आखिरी मोहर तेजस्वी यादव ने अपने भाषण से लगा दी, और यह भी कह दिया कि अब वो नहीं पलटेंगे। इसकी गारंटी नरेंद्र मोदी दे सकते हैं क्या? और बिहार में आप ये बहुत भरोसे के साथ कह सकते हैं कि एक नए राजनीतिक नेतृत्व का उदय तेजस्वी यादव के रूप में दिखाई पड़ रहा है, जो बेहद सतर्क, समझदार और एजेंडा परख ही नहीं, पूरे उत्साह है और हिम्मत के साथ राजनीतिक नेतृत्व देने में सक्षम ये नौजवान दिखाई पड़ा। हमारे समय में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ से निकल गई, बहुत सारे मूल्यों को हमने दरकते हुए देखा, और हम एक बात को बराबर कहते हैं कि हम उस समय में हैं जब हम लोकतंत्र और संविधान को सामने से खतरे में पड़ते हुए नहीं, धीरे धीरे उसको कुतरते हुए देखने के लिए आवश्यक है। लेकिन इसी कालखंड में हम राहुल गांधी को भी देख रहे हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के न्याय यात्रा तक नफरत और घृणा के खिलाफ जो प्रेम और सौहार्द की राजनीति है, उसको करते हुए देख रहे हैं। इधर एक नौजवान पीढ़ी को उभरते हुए देख रहे हैं। तेजस्वी यादव भी उनमें से एक नाम की चर्चा और भी होती रही है। नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस पार्टी के लीडर गोगोई, बहुत समझदारी के साथ पार्लियामेंट में बात करने वाले, और इसी बीच में कई और भी नाम आए थे, जैसे बंगाल से भी एक दो चेहरे उस तरह के आए थे। लेकिन मैं समझता हूं कि जब राजनीति में आपकी क्रेडिट ध्वस्त होती है तो शायद फिर उसकी वापसी कभी नहीं होती। नीतीश कुमार का जो 17 साल का कार्यकाल है, उसमें 9वीं बार उन्होंने शपथ ली, और तेजस्वी यादव ने जो आज कहा वो पिछले 15 दिन से भी कह रहे हैं। 17 साल बनाम 17 महीने, और इन 17 महीने में बिहार ने जो परिवर्तन करके दिखाया है, एक एजेंडा परक राजनीति, एक विकास परक राजनीति, एक नीति परक लोगों के हित में हो, वो करके दिखाया तेजस्वी नीतीश कुमार की जोड़ी ने। और तेजस्वी यादव अगर आज उसका क्रेडिट ले रहे हैं तो इसमें कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि नीतीश कुमार तो बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर के कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे और वो खुद तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के जाते हैं, नरेंद्र मोदी से डिमांड करते हैं और बीजेपी ने सीधा कहा कि वो नहीं कराएंगे। नीतीश और तेजस्वी ने करके दिखाया, आंकड़े भी जारी हुए और उसमें संसाधनों पर किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कौन कितना वर्चस्वशाली है, जमीनों पर किसका कितना कब्जा है, कौन कितना गरीब है और सरकारी नौकरियों में किसकी कितनी भागीदारी है, ये बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ा। राजू जी, एक बात और रिमार्केबल है यहां पर, नीतीश कुमार के जो नए वोटर्स थे उसमें अति पिछड़ा, महादलित और महिलाएं, ये तीन वो वोटर्स थे जिन्होंने केवल 3.5% कुर्मी वोटर के आधार वाले नीतीश कुमार को लंबे समय तक मुख्यमंत्री रखा। लेकिन इस दरमियान उन्होंने इन तीनों का क्रेडिट खो दिया। जब वो परिवार नियोजन पर भाषण देते हैं और जिस तरह की अश्लील व्याख्या करते हैं, मुझे तो ताज्जुब होता, वो विधायिका महोदया बैठी होंगी अब तो नीतीश कुमार के साथ, जो डबडबाए आंसू से बाहर निकल करके कह रहे थे कि नीतीश कुमार की हम भाषा सुन नहीं पा रहे। वो मांझी जी भी बैठे होंगे जिनका एक कम से कम मंत्री तो बन ही गया है, जिनको मूर्ख कहा था नीतीश कुमार ने। लेकिन ये सिर्फ मांझी का अपमान नहीं है, उस महादलित का अपमान है, उस अति पिछड़ा पर जो राजनीति करते आए हैं। और वो कितना है, बिहार में 36%। और अब आप बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गए। इस दरमियान 7 लाख नौकरियां भी सृजित हुई और आपने आरक्षण का दायरा 75% पहुंचाया। ये जो एजेंडा परख राजनीति हुई इन 17 महीनों में, जिसका क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे हैं, नीतीश कुमार के पाला बदलने से नीतीश कुमार की सारी छवि दूषित हो चुकी है, दरक चुकी है। अब आप ये भी सवाल उठा सकते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी की छवि, वो तो 10 साल से केवल झूठ और जुमले पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक पूरा मीडिया तंत्र है, आईटी सेल है और भी बड़ा बड़ा उनके पास वो सारा तंत्र मौजूद है। और इधर तो जो राम को लाए हैं वो उनको लाएंगे। राम और जो मोदी की छवि को गड्ढमड्ढ किया गया, वो दरअसल उसी विश्वसनीयता को जो दरक गई थी उसको किसी तरीके से फिर से वापस लाने की और लोगों की आंखों में इसीलिए वो इमेज झोंकी जा रही थी। तो मोदी जी तो बचा लेंगे अपनी उस छल छद्म झूठ की पूरे इमेज को, नीतीश कुमार के पास कोई इस तरह का तंत्र नहीं है। और मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। सिर्फ राजनीतिक भविष्य ही नहीं, नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास भी प्रश्नांकित हुआ है और इसका जवाब शायद नीतीश कुमार खुद नहीं दे पाएंगे, आज नहीं बल्कि आने वाले वक्त में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आने वाले वक्त में शायद नीतीश कुमार इसका जवाब न दे पाए। लेकिन कितनी चुनौती पेश कर दी है, कितना बड़ा चैलेंज यहां दे दिया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव के भाषण को अनिल सिन्हा जी आपने भी सुना, जरा आपसे भी समझूं कि कैसे इस भाषण को आप देखते हैं। और यहां से, क्योंकि यह एक फ्लोर टेस्ट मात्र नहीं था बल्कि यहां से एक चुनौती भी थी आने वाले समय में। एक तरफ तो लोकसभा चुनाव है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू ये भी चाहते हैं कि इस विधानसभा को भंग कर दिया जाए। आने वाले समय में शायद ऐसा भी हो सकता है। एक जरा पहली बाइट तेजस्वी यादव की वो जरूर सुनाना चाहता हूं, पहले उसको सुन लेते हैं और फिर सीधा आना चाहता हूं अनिल सिन्हा साहब आपके पास और आपसे समझूं कि यहां से क्या कुछ आगे बढ़ते हुए, ना सिर्फ बिहार की राजनीति में, क्योंकि बिहार की राजनीति के इर्द गिर्द देश की राजनीति भी है। बिहार और उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि देश की राजनीति में महती भूमिका ये दोनों राज्य निभाते हैं। उस आधार पर भी समझना चाहता हूं आपके जरिए कि यहां से क्या कुछ आप देखते हैं। लेकिन पहले देखिए, इसको सुनिए जरा तेजस्वी यादव को। आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है।
और आपने ये कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है न किसी को मुख्यमंत्री बनना है, देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है, आपका मन लगाने के लिए। हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। अनिल सिन्हा जी, कैसे देखा जाए? ये जो भाषण है ये सच में ऐतिहासिक है। जो गैप बनाया था नीतीश कुमार ने जाने के बाद, लग रहा था कि इंडिया गठबंधन का एक तो बिहार में या नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी क्षति हो गई, और वो क्षति पूर्ति कर दी तेजस्वी ने, और ज्यादा मजबूती के साथ, एक आइडियोलॉजिकल इंटरवेंशन के साथ। नीतीश जब तक रहे इसमें, मतलब इंडिया गठबंधन में, तब तक लगता था कि कुछ ढुलमुल है, कुछ मतलब असमंजस में है या दुविधा उनका दिखाई देता था। कोई आइडियोलॉजिकल जो एक स्ट्रांग पोजीशन है वो नहीं ले पाते थे। लेकिन ये जो भाषण है ये उसके बाद हुआ, उनके इंडिया गठबंधन के बाद जाने के। तो अब वो जो बिहार में वो जो जिसको आप कहते हैं कि गैप जो था, जो शून्य था, उसको इंडिया गठबंधन का जो मतलब नेतृत्व का उसको भर दिया, वो दिखाई दे रहा है। और उसको सबसे जो बड़ी बात है कि जो आइडियोलॉजिकल गठबंधन पहले से मौजूद था, नीतीश उसमें आए थे, उसमें ऐसा नहीं था। देखिए, ऐसा है कि नीतीश ने जो जिम्मेदारी ली थी इकट्ठा करने में, वो कुछ हुआ नहीं। अभी आप देखेंगे अगर उसका सम टोटल, तो उससे उन्होंने कुछ इंडिया गठबंधन मतलब उसको एक कॉस्मेटिक, सिर्फ ऑर्नामेंटल ढंग से सजाने का काम भले किया, लेकिन आइडियोलॉजिकल या जो लोग थे, जैसे कि 2 गठबंधन मजबूत गठबंधन उसके थे, और एक तीसरा मान लीजिए झारखंड का, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड, वो तीनों गठबंधन बहुत मजबूती से खड़ा रहा। और वही गठबंधन अभी दे रहा है और चुनौती दे रहा है, ये उसने तेजस्वी ने दिखाया। ये कोई मामूली चीज नहीं है उन्होंने जो किया। इसको आप समझिए कि एक सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी देखना चाहिए कि 2 गरीब राज्य झारखंड और बिहार, उन दोनों ने जो मोदी और बीजेपी की, कॉरपोरेट की और सबकी जो बड़ी ताकत थी उसका मुकाबला किया और इकट्ठा रहे। वो तो तय था कि बीजेपी के साथ जेडीयू के जाने के बाद और हम और या एक निर्दलीय के बाद तो उनको बहुमत है ही, इसमें कुछ जो आया। लेकिन उस बहुमत को जुटाने के लिए जो इस ताकत का इस्तेमाल उन्होंने किया, उससे लगता है कि कितना कंफ्यूजन एनडीए में है। एनडीए असल में कोई आइडियोलॉजिकल गठबंधन भी नहीं रह गया है, और ना कोई उनके पास स्ट्रक्चरल जो कहते हैं कि जो संगठनात्मक कोई कोहिजन है। ये दिखाई दे रहा था, जहां तहां से पकड़ के ला रहे थे। जेडीयू का एमएलए भी भाग रहा था, इवन बीजेपी के एमएलए भाग रहे थे। तो ये शो करता है कि वो जो ताकत है वो ताकत एनडीए में नहीं है। दूसरी बात में खाली एक चीज पर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि नीतीश की को खत्म करके, मतलब देखिए सच्चाई ये है कि बीजेपी ने उनको लगातार खत्म करने की कोशिश की थी, और उनका आरोप सही था कि उनकी पार्टी खत्म को तोड़ रहे हैं वो। और उन्होंने आगे भी अभी यही किया कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी एज मतलब एक पॉलिटिशियन के रूप में, एक सीजन पॉलिटिशियन कहिए कि इतना लंबा समय का अनुभव था उनका, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कोई उन पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ये सब मिला करके एक जो व्यक्तित्व बनता था, जो बीजेपी के लिए ढाल का काम करता था बिहार में, वो ढाल का काम करता था। उससे मुसलमान भी वोट दे देते थे। कुछ जो मतलब लोग हैं जिनको प्रगतिशील विचारों का या जो अच्छे गवर्नेंस की ललक रहती है, वो भी नीतीश को पसंद कर देते थे। अब उसको, उनकी उस क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया। तो वो जो गैप आया, तेजस्वी ने ये पूरा गैप भर दिया है।
अब आमने सामने की लड़ाई है बिहार में, और ये जो 39 सीट उन्होंने जीता है वो उसकी अब कोई संभावना नहीं है कि वो जीत सकते हैं। एकदम का टक्कर जो है बराबरी का टक्कर है। ये आपको मानना होगा कि उसको प्लेस करने में अपने को एज ए लीडर ये भाषण के जरिए उससे लगता है कि उन्होंने उसको किया है, वो सक्सेसफुली सफलतापूर्वक। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सामने लोकसभा चुनाव है और वहां बिहार में 40 सीटें लोकसभा की हैं, 40 में से 39 सीट्स जीतकर जो इंडिया गठबंधन है वो पिछली दफा आया था। लेकिन क्या इस बार भी ये रिजल्ट दोहराया जाएगा या यहां पर नीतीश कुमार को और बीजेपी को झटका लगेगा? ये तमाम बातें तो हैं ही, आने वाले समय में इन सब से पर्दा हट जाएगा। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसने किन किन चीजों से पर्दा हटाया है और यहां से क्या देश की राजनीति में एक नए मोड़ की तरह हम इसे देखें? नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव ने जिस ढंग से भाषण दिया है, अब देखिए कि कुछ ऐसे युवा चेहरे नजर आ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, गौरव गोगोई, ऐसे कई नेता हैं जो अखिलेश यादव जो एक मजबूत स्तंभ के रूप में और सीधी चुनौती पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। शकील अख्तर जी, आपके पास आऊं और आपसे भी समझूं, बिहार के घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो उससे दिल्ली कितनी घबराई हुई नजर आती है? राजीव जी, आज जो है तेजस्वी यादव ने वो करके दिखा दिया है जो 1990 में उनके पिताजी लालू यादव ने करके दिखाया था। जिस तरह उन्होंने बिहार में आडवाणी का रथ रोक दिया था, बीजेपी के जो अश्वमेघ घोड़ा था उसको थाम लिया था, ऐसे ही आज तेजस्वी ने मोदी जी के रथ को, मोदी जी का जो अश्वमेघ यज्ञ चल रहा है उसको रोक दिया है। आज उन्होंने बता दिया कि डरना नहीं है, लड़ना है। आज उन्हें मालूम पड़ गया था उस वक्त जब फ्लोर टेस्ट होने वाला था, जिस वक्त वो भाषण दे रहे थे, कि बीजेपी ने बहुमत मैनेज कर लिया है, बीजेपी ने सारी तोड़फोड़ मचा दी है, पुलिस की मदद से डरा के, धमका के, ईडी और लोगों को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया है। लेकिन तेजस्वी ने उसके बाद भी इतना जबरदस्त भाषण दिया कि जो लोग रात रात तक तेजस्वी से वादा कर रहे थे, लालू जी से वादा कर रहे थे कि हम आपके साथ रहेंगे, वो भी एक बार हिलते हुए देखे गए। लेकिन उनकी मजबूरियां थी, इतना ज्यादा डर था कि वो फ्लोर टेस्ट में तेजस्वी का समर्थन नहीं कर पाए, नीतीश के खिलाफ नहीं जा पाए। लेकिन कल जब ये डर खत्म होगा तो बिहार में क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। देखिए, नेता वो होता है जो एक विपरीत समय में अपने आप को साबित कर दे। अभी तक बहुत सारे नेता हुए, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन उनके अनुकूल समय रहा, अनुकूल समय में बैटिंग करते रहे, खेलते रहे, तो लोगों को लगता है कि अच्छे बैट्समैन है। अच्छे बैट्समैन की परीक्षा होती है ऑस्ट्रेलिया के पिच पर, अच्छे बैट्समैन की परीक्षा होती है इंग्लैंड की पिच पर, जहां बॉल स्विंग करती है। आज वही स्थिति थी तेजस्वी के लिए, और तेजस्वी हारते हुए थे, जान रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने न अपना संयम खोया, न अपनी हिम्मत खोई। और 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो। उनके लिए एक बड़े दर्दनाक सीन था कि 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया उन्हें, और उसके बाद उनके जो मुख्यमंत्री थे वो वापस चले गए बीजेपी के साथ में। लेकिन इसके बावजूद भी आज उन्होंने पूरे देश को ये संदेश दे दिया कि अब मोदी जी का समय खत्म होने वाला है, बशर्त कि बाकी प्रदेशों में भी इंडिया गठबंधन के बाकी नेता भी इसी तरह हिम्मत दिखाएं। हेमंत सोरेन ने और चंपई सोरेन ने वहां झारखंड में दिखाई थी। अभी आपने कहा अखिलेश का नाम लिया, फिलहाल तो अखिलेश ऐसी हिम्मत यूपी में दिखा रहे हैं। हम सब देख रहे हैं कि आज की तारीख तक अखिलेश डटे हुए हैं, और अखिलेश अगर ऐसे ही डटे रहते हैं तो अखिलेश भी बड़े नेता के रूप में स्थापित होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री रहे 5 साल। तेजस्वी तो मुख्यमंत्री बनने का मौका ही नहीं मिला। वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव भी एक वक्त में ऐसे ही निडर मुख्यमंत्री हुआ करते थे और नेता हुआ करते थे। तो अखिलेश, तेजस्वी, राहुल गांधी, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, ये सारे के सारे नेता इतने हिम्मत वाले और ताकत वाले हैं कि ये
किसी से डरते नहीं है और एक देश में माहौल पैदा कर सकते हैं। बस जरूरत अब इस बात की है कि तेजस्वी की तरह सबको इस मौके का फायदा उठाकर अपना मैसेज जो है जनता के बीच पहुंचाना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति तो खत्म हो गई और नीतीश कुमार की राजनीति लालू जी ने नहीं करी, तेजस्वी ने नहीं करी। जैसा कि तेजस्वी ने कहा कि हमने तो उनका बहुत सम्मान किया, पिता समान सम्मान किया उनका, यहां तक कह दिया था उनसे कि अगर परेशानी है तो हम बाहर से समर्थन दे देंगे आपको। लेकिन बीजेपी में जाके उन्होंने अपनी राजनीति खत्म कर दी। उनकी राजनीति बीजेपी ने खत्म करी है। बीजेपी के लिए एक ऐसा आदमी बहुत बड़ी समस्या था कि जिसके ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई दाग नहीं था, और जो है कभी कभी ऐसा लगता था कि थोड़ा सा स्वतंत्र विचारों का है, थोड़ा सा प्रगतिशील है। आपको याद होगा कि लैंड रिफॉर्म की बात इन्होंने ही की थी, यही कह रहे थे कि मैं लैंड रिफॉर्म करूंगा बिहार में। अब लैंड रिफॉर्म जो है सबसे ज्यादा तो बीजेपी के लिए समस्या है, बीजेपी कहीं पसंद नहीं करती। जातिगत जनगणना, इसको बीजेपी पसंद नहीं करती है। दलित की बात, गरीब की बात, पिछड़े और अति पिछड़े की बात। देखिए, लालू यादव ने इसी आधार पर 2015 में, ठीक हमें सन याद है, 2015 में कहा था कि अगर मोदी जी को कोई हरा सकता है तो वो ताकत है सामाजिक न्याय की। और 2015 के चुनाव में नीतीश को वो साथ लाए थे और उस वक्त बहुत ताकत में थे मोदी जी। महाराष्ट्र जीत के आए थे, हरियाणा जीत के आए थे, लोकसभा तो जीत के आए थे, लेकिन बिहार में 2015 में लालू जी ने अपनी सामाजिक न्याय की ताकत पे हरा दिया था। और आज इस बात को सबको समझ जाना चाहिए कि ये लड़ाई जो है ये वापस मंडल और कमंडल की होने वाली है, और कोई दूसरा एजेंडा या नैरेटिव अब हमें नहीं लगता कि बनने वाला है। बीजेपी अपने उसी तरह हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे कायम रहेगी, उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी। और अब राहुल जो खुद जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, उसके आधार पर कह रहे हैं कि सबको अधिकार मिलना चाहिए, तेजस्वी कर रहे हैं, अखिलेश कर रहे हैं, स्टालिन कर रहे हैं, तो ये एक मुद्दा ऐसा है कि जिसके आधार पर ही अब इनको एकजुट होना चाहिए और बीजेपी को बराबर से पूरी ताकत के साथ टक्कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ढुलमुल रवैये का समय नहीं रहा, चुनाव बिल्कुल नजदीक है, कभी भी हो सकते हैं। लोकसभा का सत्र खत्म हो गया, संसद का सत्र खत्म हो गया, 17वीं लोकसभा खत्म हो चुकी है, आखिरी था। आज लोकसभा अध्यक्ष ने भी एक लंच दिया, उसको आप फेयरवेल भी मान सकते हैं पत्रकारों को, हम भी गए थे वहां पे। तो अब माहौल यह है कि अब क्या होगा किसी को नहीं मालूम, सब संशय में है, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। जितना कांग्रेस में है या विपक्ष में है, आप सही मानिए उतना ही बीजेपी में भी है। आज बीजेपी में बड़े से बड़े नेता को यह नहीं मालूम कि उसको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब डरे हुए बैठे हुए हैं, और किसी को यह भी नहीं मालूम कि रिजल्ट क्या होगा। सब लोग ये समझते हैं कि अगर राहुल गांधी पूरी ताकत से लड़ गए और ये जो बाकी बचे हुए दल है, जयंत चौधरी चले गए, जाने दो, बाकी जो जा रहा है जाने दो, मगर जो है वो मजबूती से अगर डटे रहे तो लड़ाई जो है बहुत दिलचस्प हो सकती है। और उस दिलचस्प लड़ाई में बीजेपी के लोगों के मन में भी एक बात है कि भाई फिर ये कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, मोदी जी खुद कह रहे हैं बीजेपी की कहीं बात ही नहीं हो रही, हम लोग तो बीजेपी के लिए लड़ने वाले थे, बीजेपी के लिए काम करने वाले थे। तो बीजेपी में भी तो और लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री पद की लालसा है, वो भी तो सोचते हैं कि हम भी बनेंगे। तो कब बनेंगे वो? सबका समय खत्म हो गया, गडकरी का, राजनाथ सिंह का, बाकी तो अब कोई और बचे नहीं है, किसी को और कोई उम्मीद नहीं है, कोई भी नई पीढ़ी तैयार नहीं हुई है कोई भी। तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और आज तेजस्वी ने, जैसा कि आप कह रहे थे, वाकई जो है एक टर्निंग पॉइंट बना दिया है। यहां से राजनीति की धारा बिल्कुल मुड़ सकती है, बिहार ने हमेशा मोड़ी है, और इसके बाद आप कह सकते हैं कि अब जो गेंद जो है वो इंडिया गठबंधन के पाले में है, देखते हैं वो उसका इस्तेमाल कैसे करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि गेंद जो है अब वो इंडिया गठबंधन के पाले में है, और यहां से कैसे इंडिया गठबंधन आगे खेल को बढ़ाती है। लेकिन टर्निंग पॉइंट, क्या आप भी मानते हैं धनंजय कुमार जी, ये टर्निंग पॉइंट है आज का नीतीश बाबू का जो फ्लोर टेस्ट, और उसमें तेजस्वी यादव की चुनौतीपूर्ण जो उनका जो भाषण है वो?
बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है। और एक जो हमेशा कहा जाता रहा कि बिहार पिछड़ा प्रदेश है, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़े भी थे, लेकिन जब मुंबई आए तो और महसूस हुआ कि वाकई बिहार बड़ा पिछड़ा काल है। और वो उस समय लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल था। मैं एक घटना सुनाता हूँ आपको। उस समय हम शांति सीरियल लिख रहे थे, तो सेट पे हम जाते थे, तो हमारे जो प्रोडक्शन के हेड थे उन्होंने एक दिन कहा, एक फ़ोटो दिखाया, न्यूज़ दिखाया और कहा, अरे यार ये देखो तुम्हारा बिहार। लालू जी को सुनने के लिए 3 लाख लोग आए गांधी मैदान में। मैंने कुछ बोला नहीं। कुछ दिन के बाद यहाँ अरुण गौली की सभा हुई बॉम्बे में। अरुण गौली को आप लोग जानते होंगे। तो अरुण गौली जी की सभा हुई, इसमें कुछ 3.5 लाख लोग आए हुए थे। तो मैंने उनको दिखाया, हमने कहा आपको याद है आपने कहा था कि बिहार क्या है, तुम्हारा 3 लाख लालू को सुनने आते हैं। तो लालू तो नेता है, ये अरुण गौली अंडरवर्ल्ड के आदमी माने जाते हैं। तो इनको सुनने के लिए मुंबई जैसी महान जगह पे जो है 3.5 लाख लोग जमा हुए। तो बिहार में क्या हुआ? आप संसद को देखिए। संसद में पिछले 10 वर्षों से जिस तरह की डिबेट होती है, और डिबेट वो सामान्य स्थिति में होती है, कोई झगड़ा वाला भी वहाँ नहीं चल रहा होता कि उसको गिरा रहा है, उसको पटक रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। संवाद है, संसद में तो संवाद ही होते हैं। लेकिन विधानसभा में देखिए, रात भर दिन भर जो देश का नेशनल चैनल है, गोदी मीडिया है, वो क्या कहता रहता है, ये पलटी मार गया, उधर ये हो गया, उसने ऐसा बोल दिया। और सारी न्यूज़ जो है लगा कि बिहार नहीं हो गया, बिहार कोई कचरा घर है जहाँ पे तमाम तरीके की बदनामियाँ आप थोप देते हैं। और मोदी जी के काल में ये भी आया कि जो है वो अद्भुत तो गुजरात है, बिहार तो बस नीतीश कुमार को वो घुमाते रहते हैं, जैसे कहेंगे नीतीश कुमार चलेंगे। और एक ये बन गया, नीतीश कुमार ने भी अपनी करने से इस तरह का भाव बनाया कि जैसे अभी हाल में जो इंडिया गठबंधन को छोड़ करके अलग हुए और गए बीजेपी के साथ, तो उन्होंने अपनी मिट्टी पलीत की। प्लस बिहार को लेकर के भी लोगों ने कहा कि क्या यार आपके यहाँ पलटू राम। लेकिन आज जो सदन में, विधानसभा में जो हुआ, जो देखा गया, वो अद्भुत था। अद्भुत इस संदर्भ में कि हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है। कल्याण सिंह का समय, मायावती जी थी, किस तरह से सर फूटे, भगदड़ मची, माइक टूटा, क्या फूटा। जो वो समय का बीजेपी थी जो सुचिता वाली, शांति वाली और चेहरा वाली और तमाम वाले बीजेपी थी। लेकिन ये बीजेपी तो घनघोर बीजेपी है। आप देखिए कि एक तेजस्वी यादव का बयान तो आपने बार बार दिखाया, लेकिन विजय सिन्हा ने जो बयान दिया, जो बोला, वो भी थोड़ा थोड़ा दिखाना चाहिए था। वो चेहरा खुलता है। कहते हैं ना कि जब तक तुलना नहीं करेंगे तब तक कौन अच्छा है कौन बुरा है पता नहीं चलता है। तो एकदम कंट्रास्ट है। और बीजेपी को बैठ के ये सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि बिहार की आज की जो घटना है, उनके खत्म होने की, सत्ता से उनके गिरने की शुरुआत है। ये मान ले वो कि अब सत्ता से जा रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि तेजस्वी यादव ने जिस संयम के साथ, जिस चुटीले अंदाज में, राहुल लाल जी बोल रहे थे कि लालू प्रसाद यादव जी की भाषा, मैं लालू यादव जी की भाषा राहुल लाल जी नहीं मानता हूँ, चुटीलापन है। लेकिन तेजस्वी के भाषण में आज के युवा की झलक है। आज का युवा कैसी हिंदी बोलता है, उसमें अंग्रेजी मिक्स करता है, और कहीं भी डिरेल नहीं होने देता है अपने पूरे भाषण को। आप एक पूरा भाषण जो है 26, 27, 30 मिनट का है, सुनिए, एक लाइन ऐसी नहीं है जिससे लगेगा यार किधर भटक गया। मैं संवाद लिखने वाला आदमी हूँ, मैं आर्टिकल लिखने वाला हूँ, हालांकि सब पत्रकार हैं। मैं भी अगर लिखूं तो मुझे 2-3 बार उसको वापस पढ़ना पड़ेगा, कहीं जगह ठीक करना पड़ेगा। बोलना तो बहुत डिफिकल्ट काम है, और लिखा हुआ नहीं बोल रहा है, इसे पढ़ करके आदमी नहीं बोल रहा है, वो रखा हुआ बोल रहा है। और इतनी सहजता, इतनी सरलता, इतनी मृदुलता से बोल रहा है कि आपको सुन करके बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने देखा कि नीतीश कुमार भी एक बार मुस्कुरा दिए। वो तो हालांकि ऐसे चेहरा किए रहे हुए थे, लेकिन एक बार नीतीश कुमार भी मुस्कुरा दिए, और कोई मुस्कुराएगा। और देखिए मिथक, देखिए कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा पूरा भाषण में, हालांकि पढ़ दूं वापस तो बड़ा अच्छा लगे। लेकिन उन्होंने कहा, तेजस्वी ने कहा कि आप जो है दशरथ बन गए, और कैकेयी कौन है? कैकेयी को बोला कि कैकेयी को ढूंढिए, राम को वनवास दे दिया, चलिए अच्छा है।
अब जो है हमको जनता से कनेक्ट करने का अवसर दिया आपने। लालू प्रसाद यादव जी आए ही थे एकदम जमीन से, मिट्टी से निकल के आए थे, धूल से आए थे। हम जानते हैं उनके बारे में, आप सब भी जानते हैं, लेकिन लालू प्रसाद एकदम धूल से निकल के आए थे। लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो फूल से निकल के आया हुआ व्यक्ति है। उसके जहाँ पे वो पैदा हुआ और जहाँ बड़ा हुआ है, उसके जो मुख्यमंत्री निवास हुआ करता है, वहाँ फूल लगे होते हैं और फूलों के बीच में बड़ा हुआ और फूलों की तरह पाला भी गया। वो तेजस्वी जिस तरह के भाषण दे रहा है, उससे ये पता चलता है कि देश अगले पायदान पे चढ़ चुका है। और बिहार मॉडल की आज भी मैं चर्चा करूंगा। नीतीश कुमार ने जहां, एक और तेजस्वी ने बड़ी अच्छी बात कही कि चचा आप जहां छोड़े थे वहीं से हम लेके आगे बढ़ेंगे, तो जो काम आप नहीं कर सके वो हम पूरा करेंगे। तो ये जो सामाजिक न्याय का एजेंडा है, और भूमि सुधार की बात कर रहे थे, मुझे लगता है हमारे रविकांत जी बात कर रहे थे शायद भूमि सुधार की। एक घटना मैं सुनाऊं, मैं भी गया हुआ था पटना, तो एक पुराने जो है वहाँ पे साहित्यकार कम नेता हैं, वो बता रहे थे कि जब पहली बार जब नीतीश जीत करके आए, मुख्यमंत्री बनने की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम भूमि सुधार लागू करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? तो हमारे एक साथी ने बताया कि जो बीजेपी सबसे ज़्यादा परेशान है भूमि सुधार से, लेकिन तेजस्वी यादव को भूमि सुधार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव के जो वोटर हैं उनको भी कोई समस्या नहीं है। और नीतीश कुमार जहां लेकर के आए हैं, जहां लेकर के आए का मतलब है 70% आरक्षण, 33% गरीब जिनको चिन्हित किया गया कि 6,000 से कम आबाद कमाते हैं वो महीने का, और उनको रोजगार के लिए पैसे दिया जाएगा। नीतीश जी देंगे कि नहीं देंगे, क्या करेंगे अभी तो देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है तेजस्वी के मन में ये सारी बातें हैं। रोजगार की बात इसीलिए की उस लड़के ने। और मुझे दिख रहा है कि ये केवल नीतीश कुमार के समापन का समय नहीं है, केवल उनके लिए हम नहीं कर रहे। ये नरेंद्र मोदी जी के भी आखिरी, जिनको वृद्धावली कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, फतेहा पढ़ने का समय आ गया, एक तरह से कहिए उर्दू में अगर बोले, कि अब ये नरेंद्र मोदी जी के लिए भी समय आ गया कि भैया आपका काल पूरा हो गया, हटिए, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो अब जनता जो है तेजस्वी, और एक और मैं बताता हूँ, अक्सर लोग बात करेंगे तेजस्वी को लेकर के, लालू प्रसाद, नीतीश जी ने भी आज वो बात की। 2005 के पहले क्या था, 2005 के पहले क्या था, हम सबको पता है क्या था। अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन नीतीश, ये जिस तरह से ये लालू प्रसाद यादव लड़ रहे थे सामंतवादी शक्तियों से, आप याद कीजिए, उसमें बिहार में खूब नरसंहार हो रहे थे और तरह तरह की सेना बनी हुई थी, और उन सेना के बीच में नीतीश, वो उनको काम करना, चूंकि वोटर अलग किस्म के थे, वोटर को जगाया लालू प्रसाद यादव ने। और जो बिहार मिला नीतीश जी को, वो पिछड़ा दलित समाज जो था उसको उभरा हुआ पिछड़ा और दलित समाज मिला, जहां उनके लिए लड़ाई आसान हुई। आज भी उनका वोट बैंक जो नीतीश कुमार का है, वो सवर्ण वोट बैंक नहीं है, वो नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा महादलित है वो वोट बैंक। और वो वोट बैंक को एक लग रहा था कि नीतीश नहीं रहेंगे तो कौन होगा, ये सवाल सबके मन में था, नीतीश नहीं तो कौन। और ये भी था कि नीतीश जिधर जीत उधर। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश और लालू दोनों का कॉम्बिनेशन जो है तेजस्वी ने ले लिया है, और दोनों की ऑडियंस को, दोनों की जनता को, दोनों के नागरिकों को, दोनों के वोट बैंक पे नीतीश का कब्जा हो, ये तेजस्वी का कब्जा हो गया है। ये आज के भाषण में से दिखाई पड़ता है हमको। जी, भाषण में क्या कुछ है, और खासकर तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिया, उस भाषण के क्या मायने हैं, और यहाँ से क्या हम फ्लोर टेस्ट में जो हम लिख भी रहे हैं, तेजस्वी ने कर दिया बड़ा खेल, ये खेल क्या है, यही इसी के इर्द गिर्द हम इस चर्चा को आप तक पहुंचा रहे हैं। और क्या अभी पिक्चर बाकी है? पिक्चर बाकी है का संदर्भ न सिर्फ बिहार से बल्कि पूरे देश में जो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव के संदर्भ में है। और इसलिए भी क्योंकि देखिए, एक प्रमुख राज्य है बिहार, और बिहार की राजनीति पर काबिज होना, वहां की सियासत में हिस्सेदारी, अपनी शासन पर काबिज होने की हिस्सेदारी चाहती थी बीजेपी, वो तो मिल गई। लेकिन आगे क्या कुछ होगा? क्या यहां से देश की राजनीति को आप बदलते हुए देखेंगे? क्या यहां नीतीश कुमार ने जो कुछ किया, जो कुछ बोला,
उसके कुछ मायने भी निकलते हैं और क्या जो तेजस्वी यादव ने बोला है उसके भी कोई मायने हैं। नीतीश ने भी अपना भाषण दिया, आपने देख लिया, और शुरुआत में भी उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को रखा और उसके बाद फिर जो विश्वास मत के लिए वो आए और उसके बाद आखिरी उनका भाषण था, उसके बाद जो कुछ हुआ सब आपने देखा। लेकिन तेजस्वी यादव के भाषण के क्या मायने निकाले जाएं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और यहां से देश की सियासत को किस दिशा में जाते हुए हम देख रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, जल्दी से एक छोटा कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगा कि कैसे यह देखा जाए कि तेजस्वी यादव ने आज जिन जिन बातों का जिक्र, छोटे से भाषण, बहुत लंबा भाषण नहीं, लेकिन उस भाषण में उन तमाम मुद्दों को यहां तेजस्वी यादव रखते हुए नजर आए जिसके दम पर आने वाले चुनाव में ये कह सकते हैं कि अगर घोषणा पत्र लेके आना होगा इंडिया गठबंधन को या खुद आरजेडी को, तो ये तमाम बिंदु उसमें होंगे। अमलेंदु उपाध्याय जी। निश्चित तौर पे राजीव जी, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का आज का जो भाषण था वो एक तरीके से नीतीश कुमार को आईना दिखाने का तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ 2024 का लोकसभा चुनाव का इंडिया गठबंधन का बिहार में क्या एजेंडा है, इसको भी उन्होंने एक तरीके से रेखांकित कर दिया और बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने रेखांकित कर दिया। और साथ साथ ये भी उन्होंने कोशिश की कि इन सारे मुद्दों पे, जिन मुद्दों को लेकर के नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने मिलकर के जो काम किए थे, और जो तेजस्वी ने कहा कि हमने एक थकेले मुख्यमंत्री से जो है काम करवा लिए, तो ये भी उन्होंने बताने का प्रयास किया कि जब आरजेडी जो थी उस सरकार में एक छोटी पार्टनर थी, बड़ी पार्टनर जेडीयू थी, संख्या बल के हिसाब से नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि जेडीयू के थे, तो उस सरकार में भी अगर हमने ये काम करा दिए तो हमारी अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं, और इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो क्या वो वहां राजनीति होगी और क्या काम इंडिया गठबंधन करेगा सरकार में आने के बाद। जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए और एक तरीके से मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं उनको घेरने की कोशिश की, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो थे बहुत असहज जो है उस समय महसूस कर रहे थे जिस समय जातिगत जनगणना की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे। तो तेजस्वी ने यह भी बता दिया कि वो इस एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और उनका जो ये एक नारा कही एक तरीके से उद्घोष उन्होंने किया कि आपने जो मोदी मुक्त भारत बनाने की बात की थी, आपका ये परचम जो है आपका भतीजा उठाएगा। यानी कि जो आपने बात शुरू की थी बिहार से कि मोदी मुक्त भारत बनाना है और मोदी सरकार को हटाना है, तो ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, आप भले ही पाला बदल चुके हैं, तो ये लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई बिहार में जो है हम करके दिखाएंगे। ये तेजस्वी यादव ने एक खुला संदेश जो है वो कुल मिलाकर के दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से इंडिया गठबंधन के लिए एक नया जो है वो शुरू हुआ है, और बिहार ने इंडिया गठबंधन को ये बताया है, तमाम और लोग जो थोड़ा बहुत झुलमुल हो रहे होंगे, कि किस तरह विपरीत परिस्थितियों में ईडी सीबीआई का डर, राज्य की पुलिस, बाहुबली, सबके सामने मुकाबले में खड़े होकर के किस तरीके से तन के खड़े हुआ जाता है और किस तरीके से राजनीति की जाती है। राजीव जी, इंडिया गठबंधन का नाम ले रहे हैं और उसकी तरफ जाना भी चाहता था। मैं जरा प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब, इंडिया गठबंधन जब नीतीश बाबू निकले इस महागठबंधन की टीम से बाहर हुए, तो ये कहा जाने लगा कि इंडिया गठबंधन काफी अब कमजोर हो गया। हालांकि अब जयंत ने भी घोषणा कर दी, वो भी एनडीए ज्वाइन कर रहे हैं, और 2-1 लोग हो सकता है और निकल जाएं, केजरीवाल के बारे में भी कहा जा रहा है। लेकिन यहां अगर बिहार को देखा जाए, क्योंकि बिहार में पहले से गठबंधन है, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों का गठबंधन पहले से है, और उसकी मजबूती कितना आप देखते हैं? नीतीश कुमार के इस गठबंधन से बाहर निकलने के क्या फायदे, क्या नुकसान, जरा ये समझना चाहता हूं। देखिए राजीव जी, सिर्फ नीतीश कुमार नहीं बल्कि जयंत चौधरी को भी मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। नैरेटिव के स्तर पर निश्चित रूप से इंडिया अलायंस के लिए झटका है। नीतीश कुमार जब गए तो जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस के लोगों को ये चिंता हुई थी कि जिस व्यक्ति ने उसकी शुरुआत की, पहली बैठक पटना में हुई और वही नीतीश कुमार बाहर निकल गए, और फिर जयंत चौधरी का चला जाना, ये भी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस पर सवाल खड़े करता है। लेकिन राजनीति में सिर्फ गठबंधन से काम नहीं चलता है, या जो नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट था ये असली परीक्षा नहीं है। असली परीक्षा सियासत में होती है जब आप जनता के बीच में जाते हैं, तब जनता के प्रति आपकी जो विश्वसनीयता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।
अगर हम लोग सामाजिक समीकरण देखें तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस को कोई ज्यादा लॉस होने नहीं जा रहा है, बल्कि सच्चाई ये है, अगर मैं पहले जयंत चौधरी को लूं तो इससे जयंत चौधरी और बीजेपी दोनों को बड़े नुकसान होने जा रहा है। बहुत सारे लोग ये या गोदी मीडिया पर आप सुनेंगे तो वो कहेंगे कि बीजेपी को बड़ा फायदा होने जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर 10 लोकसभा की सीटें हैं, जाट बहुत सीटें हैं, उन सीटों पर सीधे तौर पर जाट वर्सेस 35 बिरादरी इलेक्शन होता है। यानी जहां जाट जाता है वहां अति पिछड़ा दलित ये नहीं जाता है, उसका सीधा फंडा है। तो एक तो जो कोशिश जयंत चौधरी ने की मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, जो सांप्रदायिकता की खाई बनी थी उसको फिर से जोड़ने की, उसमें वो कामयाब हो रहे थे धीरे धीरे, लेकिन ये कदम उनको फिर से उसी पाले में खड़ा करता है। और जब वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं है तो अति पिछड़ा और जो दलित है वो उनके साथ नहीं जा रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को भी लॉस है। बीजेपी में जाट जा रहा है तो 35 बिरादरियां वहां से निकलेंगी, वो अपने आप को कंफर्ट नहीं पाती। तो इन 10 सीटों पर तो बीजेपी को लॉस हुआ है। अब ये तकनीकी रूप से और फैक्चुअली बात में कह रहा हूं, लॉस हुआ है। और अभी है मैं देख रहा हूं गुंजाइश, और जमीन पर नहीं, जो राजनीतिक भीतरी गलियारों में जो चर्चा है राजीव जी, मैं थोड़ा खुलासा भी करना चाहता हूं कि अब सपा, बासपा और कांग्रेस, इन तीन के बीच गठबंधन बनने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मायावती डरी हुई है, लेकिन एक फैक्ट वो भूल जाते हैं कि यही मायावती हैं जो 2019 के पहले भी, उस चुनाव के पहले भी नरेंद्र मोदी थे प्रधानमंत्री, तब कोई और तो नहीं था। और तब मायावती अगर नहीं डरी तब उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया था। आज कैसे डर गई वो? तो जो अंदर खाने, और मुझे बहुत करीबी एक नेता है, उन्होंने मुझे बताया है कि बातचीत अभी चल रही है, और अगर ये होता है उत्तर प्रदेश में तो आप बड़ा परिवर्तन देखिएगा इंडिया अलायंस के पक्ष में। ठीक वैसे ही नीतीश कुमार का मामला है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना डीएनए होता है एक पॉलिटिक्स का। नीतीश कुमार का डीएनए है, वो है सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स में। आप खड़े हैं किसके साथ? जो सांप्रदायिक पार्टी है। और आप ही कहते थे, हम लोग तो कहते ही, खुद नीतीश कुमार भी कहते थे। तो जो आपने मांझी जी के बारे में क्या बोला? जो आपका अति दलित था वो आपसे निकला। और अब हालात ये हैं कि वो 17 सीटें अगर देख रहे हैं नीतीश कुमार, शायद वो भूल रहे हैं कि चिराग पासवान हनुमान के जरिए ही 45 सीटों पर मोदी जी ने उनको छोड़ा था। मतलब जिन मोदी ने उनका नुकसान किया था वो उन्हीं के साथ खड़े हो गए हैं। मुझे ये लगता है कि तेजस्वी इसमें नायक बनकर के उभरे हैं, और नीतीश कुमार ने अपना बड़ा लॉस कर लिया है। और नीतीश कुमार का लॉस का मतलब है बीजेपी का लॉस। जो उसने कैलकुलेशन किया है वो नहीं होने जा रहा है। हो सकता है कि बीजेपी को इससे थोड़ा फायदा हो जाए बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार कमजोर होंगे और उसका फायदा इंडिया अलायंस को मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा इंडिया अलायंस के विरोध में, बल्कि और ज्यादा वो पुख्ता और विश्वसनीय बनकर के उभरी है। महाराष्ट्र में है, बंगाल में है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल हो सकता है चले जाएं, या आखिरी समय पर ममता बनर्जी भी चली जाए, लेकिन ममता बनर्जी इस बात को जानती हैं कि अगर वो कांग्रेस से और लेफ्ट से अलग चुनाव लड़ती हैं तो कम से कम 5 से 7 सीटें वो गंवाएंगी। और अगर एकजुट होकर लड़ती हैं तो बीजेपी को 18 से सीधे 5 पर लाती हैं। इसका फायदा किसको होगा? खुद ममता बनर्जी को होगा और कांग्रेस पार्टी को होगा। ये सारे जो गणित हैं, ये हम लोगों से बेहतर जो जमीन पर राजनीति करते हैं राजनीतिज्ञ तो वो समझते हैं।
जब हम लोग बैठकर के उन चीजों को यहां से देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी भी उस बात को महसूस कर रही हैं। हाँ, अरविंद केजरीवाल पे हो सकता है कि भाई मनीष सिसोदिया उदाहरण है, संजय सिंह है, और उनको भी अंदर करने की बात चल रही हो, तो वो हो सकता है कि पलटी मार जाए। लेकिन वैसे भी पंजाब में कांग्रेस का अपना वोट बैंक है और आम आदमी पार्टी का अपना है, जिसने बहुत जल्दी विश्वसनीयता खो दी है, जिस उम्मीद के साथ पंजाब का मतदाता गया था। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ ऐसा नहीं बिगड़ा है जिससे लोगों को निराशा हो। मैं समझता हूं कि अभी नैरेटिव के स्तर पर जरूर थोड़ा सा नुकसान हुआ है इंडिया अलायंस को, लेकिन आंकड़ों में, सामाजिक समीकरणों में और लोकसभा चुनाव की उस पूरे पेचोखम में इंडिया अलायंस उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। उसको कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। 19-20 हम कह सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं हुआ है कि 17-18 हो गया। बता रहे हैं, रख रहे हैं। जरा राहुल लाल जी आपसे भी समझूं कि इंडिया अलायंस और यहाँ की इसकी मजबूती, इसकी कमजोरी, इसका जिक्र भी, इसकी समीक्षा भी हम कर रहे हैं यहाँ पे। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि चूंकि नीतीश कुमार इसके पूरे संयोजक के रूप में रहे, घोषित तौर पे नहीं लेकिन अघोषित तौर पर उन्होंने पूरा इंडिया अलायंस को गठन किया, ये साफ दिखाई दिया उस समय जब मेहनत वो कर रहे थे। 1 साल का वक्त था, लेकिन उसके बाद अब इनका जाना और तेजस्वी यादव का आज का भाषण, उसका जिक्र भी हम कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इन सब को जोड़ा जाए तो विपक्ष आपको कहाँ खड़ा दिखाई देता है? देखिए, नीतीश जी जब गए थे तब उन्होंने परसेप्शन का जरूर नुकसान किया था, क्योंकि वो टीम इंडिया के शिल्पकार थे। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है कि वो पूरे सबों के सामने में दिख रहे थे कि वो अलग अलग पार्टियों के लोगों को जोड़ने के लिए जा रहे थे। लेकिन देखिए, पहला नुकसान तो उन्होंने उसी समय किया कि जब वो गठबंधन से अलग हुए और जब तर्क दिया उस समय उन्होंने, तो क्या तर्क दिया कि कांग्रेस का ढुलमुल रवैया था, इसलिए हम बीजेपी के खेमे में आ गए। तो देखिए, वो उस समय के भी जो तर्क दिए गए थे राजीव जी, वो बिल्कुल ही ऐसे तर्क थे कि आप जिससे लड़ने जा रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आप मोर्चा तैयार कर रहे थे। कांग्रेस में अगर कुछ कमी खामी रह गई उनके मुताबिक अगर, तो फिर क्या आप बीजेपी के खेमे में चले जाइएगा? तो उस समय भी उनके जवाब संतुलित नहीं थे और परसेप्शन का नुकसान जितना बड़ा होना था नहीं हुआ। लेकिन आज तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भाषण सदन में तेजस्वी यादव जी ने दिया, उससे जो नीतीश जी के जाने से जो परसेप्शन के नुकसान की कहानी भारतीय जनता पार्टी गढ़ना चाहती थी, वो पूरे के पूरे नुकसान की भरपाई उसके आज तेजस्वी यादव ने अकेले कर दी। क्योंकि देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ के देखें कि राहुल गांधी जरूर छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा के बीच में किन चीज़ों को उठा रहे हैं? वो उठा रहे हैं सीधे सीधे सामाजिक न्याय के मामले को उठा रहे हैं, आर्थिक न्याय के मामले को उठा रहे हैं, राजनीतिक न्याय के मामलों को उठा रहे हैं। बेरोजगारी हम लोगों ने देखा भारत जोड़ो यात्रा के फर्स्ट में भी बेरोजगारी, महंगाई बिल्कुल प्राथमिक मुद्दे बने हुए थे राजीव जी। आज जिस तरह से तेजस्वी ने सीधे इस मामले को उठाया, और ये कोई भी आदमी देख सकता है, 17 वर्ष बनाम 17 महीने, क्योंकि 2020 में हम लोगों ने देखा था कि उसमें जब तेजस्वी ने घोषणा की थी भाई नौकरियों को लेके, तब जरूर नीतीश कुमार ने कहा था कि भाई इतने पैसे कहां से लाओगे, बाप के पास से लाओगे। आज उन्होंने सदन में उठाया भी इस मामले को। लेकिन इन्हीं 17 महीने में बिहार में अभूतपूर्व ढंग से, जब देश भर में बेरोजगारी की स्थितियां बनी हुई थी, बिहार में एक सम्मानपूर्ण सरकारी नौकरी दी जा रही थी। यह एक अलग सा फेनोमेना बिहार में बनाया और तेजस्वी ने यह साबित कर दिया कि अगर आप चाहते हैं राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वो चीजों को किया जा सकता है। यानी राहुल गांधी जिन मामलों को उठा रहे हैं, उन मामलों को बिहार के धरती पे क्रियान्वित किया गया 17 महीने में। जी, राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, भाई ओबीसी सेंसस का मामला उठा रहे हैं वो बिहार में। एक तरह से वहां पे इसको तेजस्वी और नीतीश ने वहां पे इन तमाम चीजों को जमीन पे किया। आज स्थिति क्या है? आज अगर हम लोग देखें कि नीतीश जी का जो पूरा का पूरा बहुमत है वो कहां पे है, वो जो है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महादलित वर्ग, ये 2 समूह उनके थे, और महिलाओं का वर्ग, ये तमाम समूह उन्होंने अपना निर्वाचक मंडल बनाया था जी। इन समूहों में आज किसकी पैठ है? आज अगर इन समूहों में अगर हम लोग देखें पैठ, तो वहां पे सीधे सीधे महागठबंधन का पैठ वहां पे बन चुका है। राजीव जी 2020 में तेजस्वी यादव ने कहा ना कि 2020 में अगर आप बीजेपी के साथ भी थे, यानी जदयू बीजेपी गठबंधन में थी, तब भी केवल 12,000 वोटों का अंतर था। और 2020 से हम लोग अब 2024 में आ चुके हैं। देश में एक अलग सा करंट है, अलग सी गति और दिशा की स्थिति है। तो क्या अब वो अंतर उतना ही रहेगा? और ये बात मैं केवल बिहार के संदर्भ में नहीं कर रहा हूं,
जो लोग भारतीय जनता पार्टी के उस नारे और दावे को सुन के स्तब्ध रहता है कि 400 सीट वाले जो नारे दावे लग रहे हैं, उस संदर्भ में भी मैं कह रहा हूं कि वहां पे भी वही स्थितियां हैं, उनको सीधे सीधे चुनौती मिल रही है। और प्रोफेसर रविकांत जी के इस बात से मैं भी पूर्णतः सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में अब जैसे ही जयंत चौधरी निकले हैं, सोचिए उनको 7 सीटें सीधे सीधे उनको घोषणा कर दी गई थी, अब यहाँ पे फिर से बहन मायावती जी के आने के रास्ते बहुत ज़्यादा प्रशस्त हो गए। अब यहाँ पे देखिए इस गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए, और ये देखिए डे 1 से चीज़ें चल रही थी कि अगर बहन मायावती आएंगी तो वो ऐसा नहीं कि बहुत शुरुआत से वो जनवरी और दिसंबर में उसकी घोषणा हो जाएंगी, उनकी अपनी एक शैली है। और ये बात की पुष्टि हम लोग तमाम, अगर बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता से बात कीजिए, उधर से भी इसकी पुष्टि होती है, कांग्रेस के लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड इसकी पुष्टि करते हैं। तो अब समाजवादी पार्टी इसका बहुत ज़्यादा विरोध करेगी, उस तरह के स्वर हम लोगों को सुनने के लिए भी नहीं मिलेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जैन जी चले गए, हम लोग चूंकि बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में बातों को रख रहा हूं, जैन जी चले गए, लेकिन जिस दिन जैन जी चले गए थे उसी दिन मैं मेरठ गया हुआ था और जैन वहां पे जाट बहुल क्षेत्र में ही गया था राजीव जी, तो उनको जाठों का भी पूरा समर्थन उनके पास नहीं। और सरकार ने जिस तरह से अभी दिल्ली और एनसीआर में जो आपने रिपोर्ट दिखाई कि फिर से जो है कि वही किलेबंदी, वही सड़क पे जो है कि किसानों के प्रति वही घृणा का भाव ये सरकार फिर से प्रतिबिंबित कर रही है। एक व्यक्ति जो है कि किसान भी है और वो एक जाति में भी बटा हुआ है, बिल्कुल। तो क्या वो अपने किसान वाले भाव को भूल जाएगा राजीव जी, कि वो किसान के रूप में उसके साथ जो तमाम अत्याचार हो रहे हैं उसे वो भूल जाएगा? तो मामला इतना ज्यादा आपस में मिले जुले हुए हैं। तो मुझे एक ही चीज लग रहा है कि बिहार से जो संकेत गया है और जो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से संकेत, उसमें कहीं पे भी कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, आपस में वो चीजें पूरक हो रही हैं। और हमें लग रहा है टीम इंडिया का एजेंडा, अब जो लोग पूछते हैं कि एजेंडा क्या है, तो उनको आज तेजस्वी के भाषणों को सुन लेना चाहिए और उन्हें राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के मूल सिद्धांतों को समझ लेना चाहिए। वही एजेंडा और दूसरा कोई एजेंडा नहीं है इसका। जी बिल्कुल। टीम इंडिया और इंडिया गठबंधन क्या मजबूत या कमजोर, और यहाँ बिहार से क्या संदेश मिलता है, जरा एक बार जल्दी आते हैं हम अपने तमाम साथियों के पास। शकील अख्तर जी, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? देखिए, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले लोग कहते थे कि इनको साथ मत लो, उनको साथ मत लो। हमारा मानना शुरू से ये रहा है कि जो साथ आना चाहे या आपको जो कोशिश करना है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके बाद जिसको जाना है तो जाए, जाने वाला क्या लेके जाएगा? खुद अपनी विश्वसनीयता खत्म करा के जाएगा। विश्वसनीयता आज किसकी खत्म हुई है? नीतीश की, जयंत की। क्या राहुल की विश्वसनीयता खत्म हुई है? राहुल की प्रतिष्ठा पे चोट लगी है? तेजस्वी की प्रतिष्ठा पे चोट लगी है? नहीं, प्रतिष्ठा खत्म हुई है नीतीश की, जयंत की। और अब जो यूपी की बात हो रही है, देखिए यूपी में अब बहुत जल्दी ही बहुत कुछ हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। राहुल गांधी की यात्रा यूपी में पहुंचने वाली है। 16 तारीख को राहुल की यात्रा प्रवेश करेगी। थोड़ा सा उसका रूट चेंज हुआ है क्योंकि वहां बोर्ड के एग्जाम है, उसकी वजह से चेंज हुई है। तो 16 को यूपी में प्रवेश करके 19 को रायबरेली पहुंचेगी। और वहां पे अखिलेश यादव ने कहा है कि वो उसमें शामिल हो रहे हैं। अखिलेश के शामिल होने से वहां पे एक नया माहौल बनेगा और उसके बाद वो बुंदेलखंड होते हुए, झांसी होते हुए मध्य प्रदेश प्रवेश करेगी। तो राहुल की जो यात्रा है उत्तर प्रदेश के अंदर केवल अखिलेश को तो साथ लाएगी, मायावती पे भी इसका क्या असर पड़ेगा ये देखना होगा। क्यों? क्योंकि ये बात सही है कि कांग्रेस और मायावती जी के बीच में फिर से बातचीत का एक नया दौर शुरू हो गया है और उस दौर में क्या निकलेगा अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मायावती जी के साथ एक बार फिर बातचीत शुरू हो गई है। मायावती जी भी चाहती हैं, क्योंकि मायावती जी को ये मालूम है कि उनके ऊपर जो तलवार लटका के रखी हुई है वो कब तक लटकी रहेगी। आखिर अगर मोदी जी दोबारा आ गए तो 5 साल तक फिर वही तलवार लटकी रहेगी उनके ऊपर। तो उन्हें भी राजनीति करना है, उन्हें भी आगे बढ़ना है, अपनी पार्टी को बचाना है, तो उन्हें भी एक फैसला लेना पड़ेगा। और अगर वो नहीं गई इंडिया गठबंधन के साथ, अकेली रही, तो बीजेपी के साथ वो जा नहीं सकती। उनको बीजेपी का एक ऐसा पार्टनर बनकर रहना पड़ेगा जो जैसे मीडिया बना हुआ है कि वो बीजेपी के साथ भी रहे और साथ दिखे भी नहीं। तो उसमें उनको कुछ भी अब मिलने वाला नहीं है। जो हाल विधानसभा में हुआ था कि एक भी सीट उनको नहीं मिली थी, लोकसभा में भी उन्हें वही डर है, क्योंकि वहां पे
चंद्रशेखर जो दूसरे दलित नेता के रूप में उभर रहे हैं और नगीना से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, और अखिलेश ने शायद कहा भी है कि आपको हम वो सीट दे देंगे, तो वो एक उनके लिए बड़े चैलेंज है। मायावती के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि कोई दूसरा दलित नेता जो है उभर नहीं पाए, और इसके लिए वो कांग्रेस और अखिलेश के साथ जा सकती है, क्योंकि अखिलेश से उन्हें कोई समस्या नहीं है। अखिलेश का अपना अलग किस्म का जनाधार है, मायावती का अपना अलग जनाधार है। जो दलित है वो अखिलेश के साथ नहीं जाता है उनका, तो इसलिए उनके दलित को अगर खोने का डर है तो चंद्रशेखर से है या बीजेपी से है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। और नीतीश और जयंत की जो बात है वो खुद अब खत्म हो रहे हैं। कांग्रेस या तेजस्वी या उद्धव ठाकरे या अखिलेश, इन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहां तक केजरीवाल के लिए कहते हैं, ममता के लिए कहते हैं, हमारा इस मामले में बड़ा स्पष्ट मानना है कि जाने वाला अपने साथ में यहां से कुछ भी लेके नहीं जाएगा, सिर्फ अपनी विश्वसनीयता खत्म करा के जाएगा। इसलिए कांग्रेस को या राहुल गांधी को इन सब की चिंता छोड़ के अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहिए कि जो साथ रह सकता है रहे, और जो जाने वाला है वो जाए। जी, जो जाने वाला है वो जाए और जो साथ रहना है रहे, और यही चल भी रहा है, कमोबेश हम लोग देख भी रहे हैं। अनिल सिन्हा साहब, कैसे देखते हैं आप, और खासकर बिहार से इंडिया गठबंधन को क्या कुछ, क्योंकि नीतीश बाबू के जाने के साथ ही इंडिया गठबंधन पर कई वार होने लगे और खासकर मीडिया के जरिए ये सब कुछ यहां बताने की कोशिश हुई कि इंडिया गठबंधन तो बिखर चुका है। बिखरे या ना बिखरे, लेकिन मजबूती की बात अगर की जाए तो कितना मजबूत आप देखते हैं, और क्या पैगाम, क्या संदेश आज के भाषण से, यानी तेजस्वी के भाषण से इंडिया गठबंधन को मिलता है? देखिए, एक चीज जो लोग नहीं मतलब देख रहे हैं, एक ये कि मीडिया नीतीश को डिफेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि बीजेपी जो है वो उनका समर्थन नहीं कर रहा उस तरह से, जिस तरह से बीजेपी परस्त मीडिया है, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी उनको रिवाइव कराने के मूड में नहीं है, उनके लिए बैटिंग नहीं कर रही है, तो वो तो चले गए, मतलब उनका तो अब कोई उपाय नहीं है। दूसरा है क्या, उन्होंने जो जगह छोड़ी है उसमें उन्होंने सिर्फ इसकी जगह नहीं छोड़ी है, नैरेटिव की जगह या जो सोशल इक्वेशन है, उन्होंने ये जगह भी छोड़ दी कि जो लोकसभा के सदस्य हैं, वो सीटें हैं, वो सीटों उनके आने के कारण सीटों के बंटवारे में बड़ी बड़ी दिक्कत थी महागठबंधन में। अब वो सारी सीटें, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट को, कांग्रेस ने, सबने कहा था कि ठीक है, उनको एकोमोडेट करने के लिए हम लोग कम सीटों पर लड़ेंगे। तो अब ये महागठबंधन में वो झमेला भी खत्म हो गया कि सीटों का बंटवारा बहुत आसानी से हो जाएगा। दूसरी चीज, एक चीज कहूंगा कि अगर राष्ट्रीय परिदृश्य पर देखेंगे तो इंडिया गठबंधन ने बहुत ही मेहनत से, हमको लग रहा है कि इस राहुल गांधी को इसका श्रेय जाता है कि एक नैरेटिव क्रिएट की उन्होंने एंटी मोदी, और उसका असर है कि अभी देखिए कि आपने नाम लिया, गोगोई है, अखिलेश है, सचिन पायलट है, नए नौजवान नेता हेमंत सोरेन है, तेजस्वी यादव है। तो आप पूरा अगर पैन इंडिया लेवल पर देखें तो कई लीडर ऐसे आ गए हैं जो अपने अपने इलाके में ये जो एंटी मोदी नैरेटिव है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और स्टालिन है, उधर उद्धव ठाकरे है। तो ये टोटल मिला करके काफी एक बड़ी जमात क्रिएट हो गई है, जिनका अपने इलाके में भी इन्फ्लुएंस है और जो ओपिनियन मेकिंग में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो मुझको लग रहा है क्या कि इंडिया गठबंधन उस हिसाब से काफी साइलेंटली, ये कांग्रेस के नेतृत्व खरगे को उसमें नाम लेना जरूरी है। उन्होंने इस जो पूरा एंटी मोदी नैरेटिव है राहुल गांधी की, उसको बहुत मजबूती दी है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। खड़गे से लेकर एक 83 साल का नौजवान कह सकते हैं, और दूसरी तरफ ये जो नौजवान हैं आप देख लीजिए, उधर दक्षिण से लेकर, दक्षिण में स्टालिन, फिर इनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री आज की तारीख में रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना से आते हैं, उनका जिक्र आप कर लीजिए। पूर्वोत्तर में एक शानदार नेता गौरव गोगोई, फिर इधर आप आइए तो अखिलेश यादव, उधर तेजस्वी यादव, ऐसे तमाम नेता हैं जो, हाँ, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू। तो ये तमाम नेता जो हैं कहीं ना कहीं एक इम्पैक्टफुल नेता, ये असरकारी नेता कहलाए जाएंगे आने वाले समय में, और वो सब कुछ दिखाई भी दे रहा है। जरा क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं धनंजय जी आपके पास, कैसे आप यहां से देखते हैं जो पैगाम आज इन्होंने देने की कोशिश, जो मैसेज देने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने,
वो मैसेज कितना दूर तक जाते हुए आप देखते हैं? वो मैसेज वही है, डरो मत लड़ो। और मैसेज ये है कि आपको जनता ही सब कुछ करती है, और जनता जब करती है तो फिर आप राम जी को ले आइए, नीतीश जी को ले आइए, किसी जी को ले आइए, फिर जनता का मूड जब बदल जाता है तो बदल जाता है। और जैसा अनिल भाई साहब ने कहा कि मीडिया जो प्रो बीजेपी है वो नीतीश कुमार को बचाने में नहीं लगी है, उनको डिफेंड नहीं कर रही है। नीतीश जी को डिफेंड कोई नहीं कर सकता भाई साहब, मीडिया तो छोड़िए, जो उनको डिफेंड कर रहे थे वो भी अब डिफेंड नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि नीतीश कुमार ने अपनी पूरी जो एक बुद्धिमत्ता उनके भीतर थी, जो एक तेज था उनके भीतर, जो उनके भीतर आग थी, वो सब खो दिया है, नहीं है। आज आप भाषण उनका सुने ना, आप उनके भाषण में कहीं कोई वो चिंगारी भी दिखी, तितकी भी दिखी, हमारे यहाँ तितकी बोलते हैं उसको, तितकी कहीं दिखी? नहीं दिखती है, कंप्लीटली राख हो गया है वो। और वो नहीं तय कर पा रहे हैं कि इधर सही थे कि उधर सही थे। वो कह रहे हैं कि हम जो है तो आप सबके साथ थे, आप भी जब आइएगा हमारे पास तो हम करेंगे, ये भी आएंगे तो हम काम करेंगे। अब काम करने का समय आपका पूरा हो गया, अब आगे बढ़ने वाले बच्चों को काम करने दीजिए। और ये देश की जनता जो है देर सवेर, मुझे खुशी इस बात से है केवल कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन तेजस्वी ने राहुल जी के लिए एक बड़ा काम किया है कि भाई राहुल गांधी जी आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ खड़े हैं, और पूरी ताकत के साथ बिहार भी आपके साथ खड़ा है। क्योंकि अब ये बराबरी का भी मामला नहीं रहा अनिल भाई साहब, मुझे लग रहा है ये 60-40 हो जाएगा, और 60% वोट झुकेगा इंडिया की तरफ, कांग्रेस की तरफ, और वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ। आसान नहीं है बीजेपी की लड़ाई। बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा नीतीश कुमार के लिए, अब गड्ढा में नीतीश कुमार तो गिर चुके, अब फंसना बीजेपी को ही है, और बीजेपी का पैर फिसलना शुरू हो गया है। वो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस नेता के भरोसे बिहार में खड़ी है बीजेपी। हालांकि देश में किस नेता के भरोसे खड़ी है वो दिखता है, लेकिन बिहार में तो स्पष्ट दिख गया है, और मुझे लगता है महीना 2 महीना में बहुत कुछ और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, महीना 2 महीना में और बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज जो कुछ क्लियर हुआ है उसमें साफ आपको बता दूं कि एक तरफ नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट में अपनी सरकार को बचा लिया है, यानी बहुमत साबित कर दी है, और अब यहां से आगे की कहानी जो है वो बढ़ती है। और क्या बिहार में नीतीश कुमार अपनी सरकार पूरे 5 साल चला पाएंगे बीजेपी के साथ? एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं धनंजय जी आपका, शकील अख्तर जी आपका, अनिल सिन्हा साहब आपका, हमारे स्टूडियो में साथी हमारे राहुल लाल जी आपका, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। और आप तमाम साथी जो लगातार सुबह से हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते रहे। और